गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म होता क्या है? सिंपल अगर भाषा में हम समझें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो सॉफ्टवेयर को ऐसे डिजाइन करता है जैसे वो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट का मॉडल हो। अब इसका मेन गोल आखिर क्या होता है? इसका मेन गोल है प्रोसीजरल अप्रोच का जो भी मेजर फ्लॉज है उसको दूर करना। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, अब जैसे कि सी लैंग्वेज, ठीक है, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को फंक्शन और लॉजिक ब्लॉक में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है, डेटा जो होती है वो फ्रीली सिस्टम में फ्लो करती है और कोई भी फंक्शन किसी भी डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डेटा जो है वो कभी भी करप्ट हो सकती है, सिक्योरिटी इशू कितनी बड़ी है और मेंटेनेंस डिफिकल्टीज भी बढ़ जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट लाता है, जैसे कि डेटा जो होता है वो सेंट्रिक डिजाइन बन जाती है, जिसमें डेटा को सेंट्रल रखा जाता है और उसके आसपास फंक्शंस होते हैं जिनको हम जावा में मेथड्स बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं। और हमारे पास इसमें इनकैप्सुलेशन भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, हमें क्लासेस मिल जाते हैं, जिससे सिक्योरिटीज काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो हम इस स्लाइड पर हम यही देख सकते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज टू एलिमिनेट सम ऑफ द फ्लॉज इनकाउंटर्ड इन द प्रोसीजरल अप्रोच। जैसा कि हमने अभी देखा, OOP treats data as a critical element in the program development and does not allow it to flow freely around the system. It ties data more closely to the function that operate on it and protects it from unintentional modification by other functions. OOP allow us to decompose a problem into a number of entities called objects and then build data and function known as methods in Java around these entities. जैसा कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे डेटा को सेंट्रिक माना जाता है और इसके आसपास सारे मेथड्स और फंक्शंस अपना काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। अब हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की जो इसे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से अलग बनाते हैं। फर्स्ट है एम्फेसिस इन ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर। यहाँ फोकस होता है डेटा पर, ना कि सिर्फ लॉजिक या प्रोसीजर पर। डेटा को सेंट्रल इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पर। दूसरा है प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोग्राम छोटे छोटे पार्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड होता है, जिससे समझने और मेंटेन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तीसरा, डाटा स्ट्रक्चर्स कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट्स। हर ऑब्जेक्ट का अपना डेटा होता है और डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को डिफाइन कर सकें। फोर्थ, मेथड्स टाइड विद डेटा इनसाइड ऑब्जेक्ट। जो फंक्शन यानी मेथड इस डेटा पर काम करते हैं वो भी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहते हैं। इससे जो स्ट्रक्चर होता है वो टाइट और सिक्योर हो जाता है। फिफ्थ हमारे पास है इनकैप्सुलेशन। डेटा इज हिडन। डाटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिर्फ ऑथराइज मेथड के थ्रू ही एक्सेस मिलता है। इस फीचर को ही हम इनकैप्सुलेशन करते हैं, जिसे हम आगे बड़ी ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन वाया मेथड। अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से बात करनी तो वो डायरेक्टली उसका डेटा एक्सेस नहीं करता इसमें, बल्कि मेथड के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और सेवेंथ, इजली ऐड न्यू डेटा एंड मेथड्स। अगर हमें नए फीचर्स ऐड करने हैं, नए डेटा फील्ड्स या मेथड, तो वो बहुत ईजिली हो सकता है बिना एग्जिस्टिंग कोड को डिस्टर्ब किए। और लास्ट वन, फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। OOP में हम पहले छोटी छोटी क्लासेस बनाते हैं, फिर उन्हें मिलाकर बड़े सिस्टम क्रिएट करते हैं। इससे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये थे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की फीचर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ज़्यादा मॉड्यूलर, सिक्योर और मेंटेनेबल बनाते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Let's talk about definition of object-oriented programming. Object-oriented programming is an approach that provides a way of modularizing programs by creating partition memory area for both data and functions that can be used as templates
for creating copies of such modules on demand. So let's talk about a proper definition of object-oriented programming. So ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी एक ऐसा प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाता है, यानी छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट्स में पहले तोड़ता है और फिर उन सबको मिलाकर एक प्रॉपर सिस्टम बनाता है, जिसमें प्रोग्राम के लिए एक ऐसी मेमोरी एरिया बनाई जाती है जो डेटा और फंक्शन दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करती है। हर ऑब्जेक्ट एक टेम्पलेट या मॉड्यूल के जैसा होता है जिसे जब चाहिए तब कॉपी करके रीयूज किया जा सकता है बिना पूरी प्रोग्रामिंग को दोबारा लिखे। ये फीचर डेवलपमेंट को ना सिर्फ फास्ट बल्कि एफिशिएंट बनाता है और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। तो सिंपल शब्दों में ऊप एक ऐसा मेथड है जहां डेटा और फंक्शंस को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके उनका रीयूज और मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है। So let's talk about basic concept of object-oriented programming. These are the pillars of the object-oriented programming, and that's are objects and classes, data abstraction and encapsulation, inheritance, polymorphism, dynamic binding, and message passing. Let's study this in detail. So first topic is our object and classes. So basically what is object and classes are? Objects are the basic runtime entities in an object-oriented system. When a program is executed, the objects interact by sending messages to one another. Objects can interact without having to know the details of each other's data or code. So ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के इंटरनल डेटा या कोड के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ मेथड्स के थ्रू मैसेज भेजते हैं। होता क्या है आखिर? ऑब्जेक्ट ऊप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब कोई भी प्रोग्राम रन होती है तो ये ऑब्जेक्ट्स ही रियल काम करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें, अगर हम एक कार प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें अगर हम माई कार, योर कार या टेस्ला सभी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हर एक की अपनी स्पीड, कलर और मेथड्स के साथ। सो दैट इज द ऑब्जेक्ट्स। Class is a collection of objects of similar type. A class is a blueprint or template for creating object. It defines the structure and behavior that the objects created from the class will have. So let's talk about what is a class. Class एक template या blueprint होती है, मतलब कि उसे हम कई objects create कर सकते हैं। सबके पास अपना खुद का सेम स्ट्रक्चर और बिहेवियर होगा। इस पूरे स्लाइड की समरी में बात करें तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। एग्जाम्पल में हमने अभी माई कार देखा, और क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल अ कार। एक सिंपल एग्जाम्पल देखें, अगर क्लास एक डिजाइन है तो ऑब्जेक्ट उस डिजाइन का बना हुआ प्रोडक्ट है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। So let's talk about data abstraction and encapsulation. Abstraction in Java is a fundamental object-oriented programming concept that hides complex implementation details and shows only the essential features of an object or system. It helps in reducing programming complexity and increases efficiency. So सबसे पहले हम बात करेंगे abstraction की। So abstraction का मतलब होता है show only what necessary and hide the rest. अब इसका मतलब क्या होता है? यूजर को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना और जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उसे छुपा लेना। जैसे कि आप जब कार चलाते हो तो आपको सिर्फ स्टीयरिंग, ब्रेक्स और एक्सेलरेटर की नॉलेज चाहिए होती है। आपको ये नहीं पता होता है कि इंजन के अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हाइड किया गया है। जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस का यूज होता है। इससे प्रोग्रामिंग इजी होती है और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो अब हम बात करेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन मीन्स रैपिंग डेटा एंड
code together into a single unit like a capsule. नाम से ही समझ में आता है कैप्सूल, जैसे कि एक मेडिसिन कैप्सूल में अंदर सब कुछ टाइटली पैक्ड होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में डाटा और मेथड्स को एक ही यूनिट में रैप अप करने का काम इनकैप्सुलेशन का होता है। जावा में हम ये अचीव करते हैं बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स एज प्राइवेट यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स टू एक्सेस एंड मॉडिफाई दोज वेरिएबल्स। इससे क्या होता है, डेटा जो है वो सिक्योर हो जाता है और कोई भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाता है बिना परमिशन के। अगर हम एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करें तो एटीएम मशीन, आप पिन डालते हो और ट्रांजैक्शन करते हो, बट आपको बैकएंड कोड का एक्सेस नहीं मिलता है। दैट्स द एनकैप्सुलेशन। दोस्तों, अगर एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों ही अलग कॉन्सेप्ट है, पर दोनों का एम है कोड को सिक्योर, रीयूजेबल और इजी टू मेंटेन बनाना। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हाइड्स हाउ थिंग वर्क्स। इनकैप्सुलेशन कंट्रोल हु कैन एक्सेस व्हाट। दैट्स इट। Let's proceed further. Inheritance. Inheritance means one class can use the properties of another class. It's like a child inheriting features from their parents. सिंपल शब्दों में समझें तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास दूसरी क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स को यूज कर सकती है। सिंपल, जस्ट लाइक चाइल्ड अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स को इनहेरिट करता है, ठीक वैसे ही चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कोड को रीयूज कर सकती है। लेट्स टॉक अबाउट द व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस। सबसे बड़ा की फीचर जो होता है वो है कोड रीयूजेबिलिटी। एक ही कोड को हम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इनहेरिट करो और यूज करो, दैट्स इट। सेकंड वन इज रिलेशनशिप बिल्ड करना। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन क्लासेस, इससे डिजाइन स्ट्रक्चर क्लियर होता है। एंड थर्ड वन इज कोड को मेंटेन करना इजी हो जाता है। अगर पेरेंट क्लास में कोई भी चेंज करते हैं हम, तो चाइल्ड क्लास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। नो डुप्लीकेशन, नो हेडेक, एंड दैट्स द इनहेरिटेंस। अगर हम जावा में इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो उसके लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। जावा में इसका मतलब है एक ही चीज के अलग अलग तरीकों से बिहेव करना। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि स्मार्टफोन का। एक ही डिवाइस से आप कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि कॉल भी कर सकते हैं, हम उसी से मैसेज भी कर सकते हैं, फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फंक्शंस। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स। पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे हम मेथड ओवरराइडिंग भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग के बारे में हम डिटेल में फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से होता क्या है कि आपकी जो कोड जो होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और उसको मैनेज करना इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही मेथड या ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फॉर्म्स हो जाते हैं। यही है द रियल पावर ऑफ जावा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। डायनेमिक बाइंडिंग. Dynamic binding, also called late binding, means that the method call is decided at runtime, not at compile time. डायनेमिक बाइंडिंग को ही हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम तब अच्छे से समझ आते हैं जब हम मेथड ओवरराइडिंग करना सीख चुके होते हैं, तो इसे हम लेकिन सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होता है मेथड कॉल का डिसीजन कंपाइल टाइम पर नहीं बल्कि रन टाइम पर होता है। जब जावा को कंपाइल करते वक्त ये नहीं पता होता है कि कौन सा मेथड कब रन होगा, और एक्चुअल ऑब्जेक्ट के हिसाब से रन टाइम पे डिसाइड होता है, वो होता है डायनेमिक बाइंडिंग। रियल टाइम एनालॉजी से अगर हम समझे तो समझो एक रिमोट कंट्रोल है, उससे आप टीवी भी चला सकते हो, एसी भी, पर कौन से डिवाइस रिस्पॉन्ड करेगा वो डिपेंड करता है कि किस डिवाइस से रिमोट करंटली कनेक्टेड है, और ये डिसीजन रन टाइम पे होता है। यही है हमारा डायनेमिक बाइंडिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Message passing. Message passing means object communicating with each other by calling methods. सिंपल वर्ड्स में मैसेज पासिंग का मतलब है ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बात करते हैं बाय कॉलिंग मेथड्स, यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड्स को कॉल करता है, दैट्स हाउ दे कम्युनिकेट। अगर हम इसे रियल टाइप एग्जांपल से समझें तो जैसे हम किसी फ्रेंड को मैसेज करते हैं कि हे क्या तुम आ सकते हो, सो वैसे ही प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कहता है कि क्या तुम इस मेथड को रन कर सकते हो, और वो मेथड परफॉर्म करके रिजल्ट दे देता है। दैट्स द मैसेज पासिंग। लेट्स टॉक अबाउट सम बेनिफिट्स ऑफ OOPs. There are various benefits of OOP, but I written here some. So first is code reusability. Reuse existing code using inheritance. हमने अभी जैसे कि पढ़ा कि inheritance का यूज करके कोड की reusability को हम बढ़ा सकते हैं, मॉड्यूलैरिटी हो जाती है, बढ़ जाती है। कोड इज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। इनकैप्सुलेशन भी हमें मिलता है जिसमें हम डेटा को हिडन कर देते हैं। एंड एक्सेस थ्रू मेथड्स इंप्रूविंग सिक्योरिटी। पॉलीमॉर्फिज्म, वन मेथड कई सारे फॉर्म, मेक्स कोड फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक। easy maintenance, easier to find, fix and update code. Real world mapping, objects and classes represent real life things, making code easier to understand. Scalability बढ़ जाती है, improve collaboration. Application of OOPs, रियल टाइम सिस्टम होता है, मिल जाता है हमें, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, एक्सपर्ट टेक्स्ट, AI, CIM, CAD and many more. So there are various application of OOP. So with this we come to an end of this video. So हमने अभी तक सारे पिलर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये सब मिलके बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। ये अप्रोच कोड को मॉड्यूलर, रीयूजेबल, सिक्योर एंड रियल वर्ल्ड के क्लोजर बनाता है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ जाते हो तो जावा या किसी भी उप लैंग्वेज में मास्टर बनने का रास्ता क्लियर हो जाता है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कोड करो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। थैंक यू so much for watching. Bye bye and subscribe to my channel Bits of Nancy.